मेरे को एक भाभी है क्या बोला फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। मनोज बाबू यहाँ पे उपस्थित जन समुदाय को आपको सभी को मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। सेशन में हम थोड़ा सा बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के प्रयास से हमारे एक मजबूत विषय रहता है। तो आप यहाँ रहने आए तो पहले घर लेते समय वसूली हो गई, बिल्डर से वसूली हो गई, बिल्डर ने आपसे जेब से निकाली। पानी का कनेक्शन लेते समय या तो बिल्डर ने दिया है या तो आपसे भी ले लिया। अनेक लोगों को पानी देने कनेक्शन देते समय जो पैसा रिसीट का था उससे भी ज्यादा पैसा ले लिया गया। ये वसूली का विषय है। और अभी ये पाइप गैस का श्रेय लेने जा रहे हैं, ये इसलिए कि कल जाके पाइपलाइन का गैस आएगा तो उसका कनेक्शन देते समय भी इनका वसूली शुरू हो। इनका विकास है, इनका रेलवे का विकास इनको दिखता नहीं है। यहाँ मुंबई से जोड़ने वाला जो खाड़ी ब्रिज है 1100-1200 करोड़ का काम है, वो शुरू हो गया। ये इनको विकास नहीं लगता है। अगर ब्रिज बनता है तो ये इनको विकास नहीं लगता है, क्योंकि ये काम का टेंडर इनको नहीं लगता है, उसमें कमीशन नहीं, तो विकास कहाँ? विकास इनका होगा तब जाके विकास। ये हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास को बोलने लगते हैं कि विकास में बात करो, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन गावित जी जब विकास की बात करते हैं तो गावित जी के पर्सनल अटैक करने लगते हैं। क्या बोलते हैं कि गावित जी की जो आमदनी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ लाख से बड़ी है। तो ये कैसे बड़ी है? उनको उत्सुकता है, उनके कार्यकर्ता को उत्सुकता है। इनके नाला सोपारा के आमदार है, इनके उम्मीदवार है, ये 10-10 बार पूछते हैं, टीवी पे आपने देखा रहेगा। भाइयों, गावित जी का जो भी प्रॉपर्टी बढ़ा है, कुछ लाख का प्रॉपर्टी बढ़ा है, उसका तो इनकम टैक्स रिटर्न है, सब कुछ डिस्क्लोज है, जो इलेक्शन कमीशन को दिया है एफिडेविट है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि गावित साहब का तो हो गया, अभी ये नाला सोपारा, विरार, वसई की जनता आपको पूछना चाहती है। गावित साहब ने तो डिक्लेयर कर दिया है, अभी आप इन लोगों को, हमें तो यहाँ से जमीनी है, हमको पता है, लेकिन वसई, विरार, नाला सोपारा की जनता आपसे जानना चाहती है, ऐसा कौन सा आपका पुश्तैनी धंधा था, ऐसा कौन सा खानदानी उद्योग था
जिसके बूते पे आज आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए, बताओ लोगों को, ये लोगों को बताओ वसई विरार के। और इनके कार्यकर्ता को आश्चर्य होता है कि गालिब साहब की आमदनी कैसी बढ़ी, इनकी प्रॉपर्टी कैसी बढ़ी। हम लोगों ने तो सभी आदिवासियों को लूटा है, सबकी जमीन ही लूटी, ये आदिवासी कैसे छूट गया कि इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। यहाँ का जो घरपट्टी का विषय था, यहाँ जो इलीगल जिनको फंसाया गया, इनके ही बिल्डर, इन्होंने फंसाया गया, लोगों को शास्ति लगती थी, एडिशनल टैक्स लगता था। राज्य सरकार जनवरी 2017 में वो टैक्स माफ कर दिया, जो शास्ति लगती थी वो माफ कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना वाले इनसे झगड़ते रहे, लेकिन इन्होंने वो जो जीआर था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जब जाके राज्य सरकार ने जब ऊपर से डंडा घुमाया तो अभी अप्रैल 2019 से इन्होंने शास्ति माफ की, लेकिन इसके पीछे कम से कम 60 करोड़ रुपया जो 2.25 साल तक इन्होंने लूटा है, ये पैसा लोगों को वापस देना चाहिए। और इसीलिए हमारी भी लड़ाई शुरू है। आप रिक्शा वाले, अभी तो इनकी निशानी रिक्शा हो गई, रिक्शा वालों के ऊपर बहुत प्यार है, इनको बहुत ही ज्यादा प्यार आ गया है। मैं रिक्शा यूनियन का, हम लोग काम करते हैं, हमारी भी रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी है। 2015 में वसई विरार महानगर पालिका को ट्रैफिक अथॉरिटी ने एक प्लान दिया है जिसमें 200 के करीब 150 से ज्यादा स्टैंड है, नो पार्किंग जोन है, पार्किंग जोन है, सिग्नल यंत्रणा है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने आज तक, हम लोग पीछे लग के भी आज तक एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं बनाया। इसका कारण जब हम लोग खोजने गए तो ये ध्यान में आ गया कि ये रास्ते पे प्राइवेट स्टैंड बनाए हैं बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने, और रोज की उनकी वसूली रोज चालू रहती है रिक्शा वालों से। ये वसूली बंद हो जाएगी, इसके लिए अधिकृत रिक्शा स्टैंड नहीं बनाते हैं। ये इनका विकास है, जिस चीज से पैसा निकालो वही उनका विकास है। आपने अभी देखा रहेगा, अभी न्यूज पे भी देखा रहेगा, 122 करोड़ का जो घोटाला हम लोगों ने गुने दाखिल करवाए हैं, उसमें एक तो आरोपी की आज बारात निकली है, कस्टडी में गया है, बाकियों की भी बारात 2-4 दिन में निकलेगी, अधिकारी भी जाएंगे और इनके आका भी जाएंगे। तो ये समय आया, और आपको इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ बोलने के लिए कि ये ध्यान में रखो कि ये वसूली और ठगी का धंधा अगर वसई विरार से हटाना है तो महायुति का उम्मीदवार ही यहाँ जीतना चाहिए, धनुष्य बाण ही जीतना चाहिए। आमदार हितेंद्र ठाकुर ने बहुजन विकास आघाड़ी के बहुत बड़े नेता हैं, उस दिन एक डिबेट में बताया कि भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने लगे। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया, मुझसे ज्यादा आश्चर्य उनके कार्यकर्ता और उनके नेता को हो गया। उनको चेहरे देखने जैसे हो गए थे कि ये लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने लगे हैं। अगर ये सच मायने में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, इनको लगता है कि भ्रष्टाचार हटे, तो ये लड़ाई शुरू करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये जब करेंगे शुरू कि इनका जो मंडल है ना, पहले वसई विकास मंडल था, बाद में बहुजन विकास आघाड़ी हो गया, जहाँ ना उनकी कोई विचारधारा है, ना कोई परमानेंट जो अपना सिंबल है वो भी है, तो ये भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। मैं इनको आह्वान करता हूँ, आपकी हिम्मत है ना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई शुरू करो। आपके मंडल में कितने लोग रहते हैं हमको देखना है, 20% लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकी के आधे तो जेल में रहेंगे, आधे पे बेल पे फरार रहेंगे। तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ नहीं करने वाला है, भ्रष्टाचार ही इनका सब कुछ है। पहले तो ये बहुजन विकास आघाड़ी वाले हम लोग सबको बोलते थे, आप सब कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, सब एक साथ आओ और हमारे खिलाफ लड़ो। आज क्या हालत है, 56 पार्टियों के घर घर जाके इनको भीख मांगनी पड़ रही है, हमको सपोर्ट दे दो, हमको सपोर्ट दे दो। कल एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया महाराष्ट्र मनसे का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इनको सपोर्ट किया है। मेरे उत्तर भारतीय भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन विकास आघाड़ी को मत मीन्स महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट है।
तो आप सोचो, जब वोटिंग को निकलोगे तो ये देखना कि इनको वोट देना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट देने जैसा है। तो यही आपको एक रिक्वेस्ट है और सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बोलने की संधि दी, इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मनोज जी। यानंतर शिवसेनेचे वक्ते विठ्ठल डमाले। छत्रपती शिवाजी महाराज भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ यांच्या विचारांना अभिवादन करून आज या ठिकाणी नालासोपारामध्ये पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना, भाजप, आरपीआय, श्रमजीवी संघटना, अग्निसेना या महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय राजेंद्र गावित साहेब यांच्या प्रजासभेनिमित्तानं मंचावर उपस्थित शिवसेना, भाजप, आरपीआय या महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समोर बसलेले सर्व मान्यवर पदाधिकारी, बंधू आणि भगिनी, राजेंद्र गावित साहेब, आपल्या कल्पना आहे, एक एज्युकेटेड आहे माणूस, पदवीधर आहे, त्यांना या भागाचा चांगला अनुभव आहे। मंत्री असताना त्यांनी जी काही आपली सेवा केलेली आहे या पालघरची, त्याचप्रमाणे त्यांना जे काही 7 महिने संधी मिळाली खासदार म्हणून, तेव्हा सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सेवा केलेली आहे आपली, आणि म्हणून राहिलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पुन्हा आपल्याला संसदेमध्ये पाठवायचं आहे। आणि आम्हाला कल्पना आहे की गावित साहेब एक सच्चा माणूस आहे, सामान्यांच्या न्यायासाठी लढणारा माणूस आहे। मग त्यांच्याकडे कुठलाही व्यक्ती जाऊ द्या, मग ते जात बघत नाही, धर्म बघत नाही, पक्ष बघत नाही, त्यांना मदत करतायत, आणि मग अशा प्रकारचा लोकप्रिय उमेदवार आम्हाला हवा आहे। आणि म्हणून या देशामध्ये जर खऱ्या अर्थानं सर्वांचा विकास करायचा असेल तर नरेंद्र मोदीजी पुन्हा पंतप्रधान व्हावे अशी सर्वांची इच्छा आहे, जनतेची इच्छा आहे, भारत देशाच्या लोकांची इच्छा आहे। आणि म्हणून राजेंद्र गावित साहेबांना आम्हाला संसदेमध्ये पाठवायचे आहे। आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास आठवले साहेब, आपण पाहतो की या महायुतीचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी, त्यांना विजयी करण्यासाठी सुमार महाराष्ट्रभर, भारतामध्ये मोदींच्या, उद्धव ठाकरेंच्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या खांद्याला खांदा लावून संपूर्ण भारतभर फिरतायत आणि प्रचार करतायत। आणि म्हणून त्याचा एक भाग म्हणून या वसईविरार जिल्ह्यामध्ये, या पालघर मतदारसंघामध्ये जी काही रिपब्लिकन जनता आहे, जे काय भीमसैनिक आहेत, जो काय आरपीआय मानणारा वर्ग आहे, कामगार वर्ग आहे, ही सगळी ताकद राजेंद्र गावित साहेबांच्या पाठीशी आम्ही उभी केलेली आहे, आणि निश्चितपणे त्यांना बहुमताने निवडून देऊ असं या ठिकाणी ग्वाही देतो। आणि म्हणून या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपली विनंती आहे की राजेंद्र गावित साहेब यांना आपल्या या ठिकाणी प्रचारामध्ये निवडून द्यायचं आहे आणि त्यांना संसदेमध्ये पाठवायचे आहे। त्यांच्या निशाणीसमोरील जे बटन आहे त्या धनुष्यबाणासमोर बटन दाबून त्यांना बहुमताने विजय करा अशी आपल्याला विनंती करतो आणि इथेच थांबतो। नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद ईश्वर ढोले साहब। अब मैं शिवसेना के संगठक सचिव मिलिंद खानविलकर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आकर यहाँ के मतदाताओं को संबोधित करें। मिलिंद खानविलकर साहब। सन्माननीय व्यासपीठ आणि मनाशी घट्ट निर्धार करून या बहुजन विकास आघाडीचा पराभव करून राजेंद्र गावित साहेबांना लोकसभेत पाठवण्याचा निर्धार केलेल्या
माझ्या समोर बसलेल्या बंधू भगिनींनो, 90च्या सुमारास या तालुक्यामध्ये एक राजकीय नेतृत्व उदयास आलं. प्रथम अपक्ष म्हणून आणि नंतर अनेक राजकीय पक्षांचे हात आणि बोट धरून या वसईकर जनतेला वेठीस धरण्याचं काम या बहुजन विकास आघाडीचे प्रमुख असलेल्या हितेंद्र ठाकूरांनी केलेलं आहे. लोक हो, गेले 25 वर्ष अविरत अशी सत्ता या तालुक्यामध्ये आपल्या सत्तेच्या जोरावर आवाज वरचा आहे ना. आणि त्यानंतर सुद्धा या निसर्गाचा रम्य वसईकडे बघत सभा आणि ही लोकसभा ही आम्हा स्थानिक वसईकरांच्या मनामध्ये आनंद निर्माण करणारी आहे. कारण काय तर त्याचं राजकीय वर्धास्त होता. राजकीय पक्षांचं जे पाठबळ होतं ते राजकीय पक्षांचं पाठबळ काढण्याचं काम जेव्हा या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने केलं. मित्र हो, आम्ही वसईकर अनेक वर्ष ही अपेक्षा करत होतो की कधी ना कधीतरी या महाराष्ट्रामध्ये सत्ता करणारी एक राजकीय संघटन येईल आणि या बहुजन विकास आघाडीला त्यांच्या या वसईकरांवर अन्याय करणाऱ्या प्रवृत्तीला बंद करेल. आणि तो दिवस आज आलेला आहे. आणि म्हणून संपूर्ण वसईकर जनता ही या वेळेला शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार राजेंद्र गावित साहेब यांच्या पाठीशी उभे आहे. अनेक प्रश्न आहेत. साधं पिण्याचं पाणी, घरपट्टीचा प्रश्न, रेल्वेचा प्रश्न, अनधिकृत बांधकाम, भरलेले रस्ते, चालायला जागा नाही आणि अशा अखंड हिंदुस्थानचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आपल्या सर्वांचं आराध्य दैवत हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेबजी ठाकरे या सर्वांना मी अभिवादन करते. मंचावर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे, आमदार रवींद्रजी फाटक, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि सर्व महायुतीचे सर्व उपस्थित नेते, नगरसेवक, आमदार आणि आपल्या सर्वांचे लाडके उमेदवार राजेंद्रजी गावित. माझ्या पूर्व वक्त्यांनी अनेक विषयांना हात घातला. लोक हो, ही निवडणूक आहे, ही लोकसभेची आहे. आपण सर्वजण सुज्ञ मतदार आहात, 18 वर्षाच्या वर आहात. ही महानगरपालिकेची, नगरपालिकेची निवडणूक नाहीये की जिकडे आपण गटर, वॉटर आणि मीटर बद्दल बोलू. आज राष्ट्रीय मुद्दा कोणता आहे तर देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. आज काही इंडिपेंडंट आणि जे चिल्लर पार्टी आहेत, बहुजन विकास सारखे, ते निवडणुकीला उभे आहेत लोकसभेच्या. या लोकसभेमध्ये ते कशासाठी जाणार आहेत त्यांना माहीत नाही. जे स्वतःच्या रस्त्यांची सुधारणा करू शकत नाही, लोकांना पाणी देऊ शकत नाही, लोकांना स्वच्छता देऊ शकत नाही. गेल्या 1 वर्षापूर्वी निवडणूक झाली होती, पोटनिवडणूक. त्या निवडणुकीला मी दररोज जवळजवळ 15 ते 20 दिवस मी नालासोपाऱ्यात आलेले होते. काही खड्डे त्या ठिकाणी तसेच आहेत. मी जेव्हा लेफ्ट टर्न घेतला हायवेवरून तर जेवढे खड्डे तेव्हा होते तेवढेच आत्ता आहे. मग या बहुजन विकास आघाडी जी आहे, स्वतःला नाव त्यांनी विकास आघाडी दिलंय, रस्त्यावरचे खड्डे बुजवू शकत नाही, लोकांना पाणी देऊ शकत नाही. इकडे त्यांचा जे रिक्षा स्टँड आहेत ते रिक्षा स्टँडचं नियोजन करू शकत नाही. आज नालासोपारा, वसई, विरारमध्ये जी जनता राहते ती हातावर पोट घेऊन या ठिकाणी कमाई करायला आलेली आहे. इकडे केवळ रात्रीची विश्रांती घेतात, सकाळी उठून परत मुंबईत जातात. काय दिलं तुम्ही जनतेला इतकी वर्ष आणि तुम्ही भाषा लोकसभेची करता? आज मला सांगा, जे कोण त्यांनी आघाडी केलेली आहे
कोण आहे त्याच्यामध्ये? ममता बॅनर्जी स्वतः लढतायत का? नाही. त्यानंतर माननीय शरद पवार स्वतः लढतायत का? नाही. राज ठाकरे स्वतः लढतायत का? नाही. हे कोणीच स्वतः लढत नाहीये. सगळ्यात पहिल्यांदी माघार घेतली ती शरद पवारांनी माघार घेतली. याच्यावरूनच तुम्ही ओळखून घ्या की सगळ्यांचे धाबे कसे दणाणले आहेत. यांनी 5 वर्ष केवळ मोदीजींना आणि देवेंद्र फडणवीसला यांनी नावं ठेवली. मला सांगा, महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला आज दिवस बदललेले दिसत आहेत. अनेक चांगल्या योजना, मग ते सौभाग्य योजना असेल, मग त्या उज्ज्वला योजना असेल, महिलांसाठी आज मी या ठिकाणी उभी आहे. आज नालासोपारामध्ये ट्रेनच्या समस्या आहेत, ते माननीय पियुष गोयल यांच्या माध्यमातून आज एस्केलेटर बनत आहेत. गेले 66 वर्षामध्ये काय एक देखील एस्केलेटर बनला नाही. आज फुटओव्हर ब्रिजेस अनेक ठिकाणी बनत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे 150 फुटओव्हर ब्रिजेससाठी आज विशेष निधी उपलब्ध केलेला आहे. आज मुंबईकडे लोक जातात, नालासोपाऱ्यात येतात. आज माझे उत्तर भारतीय बांधव की एका पक्षाने त्यांना हकलून लावलं, आज इकडे हॉकर झोन का नाही आहे? जे उत्तर भारतीयांना हकलून लावत होते ते आज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत आहे. आमचे आदित्य साहेब तर त्यांना भ्रष्टवादी काँग्रेस पार्टी म्हणतात. भ्रष्टाचार त्यांनी इतका केला की लोकांनी त्यांना हकलून लावलं. मला सांगा, आज कोणता पक्ष इथे आहे की तुम्हाला त्यांच्यावर विश्वास बसतो? आपण एकेकाचं नाव घेऊया. मला सांगा, काँग्रेसवर विश्वास आहे? आज या ठिकाणी माननीय केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय राजनाथजी या ठिकाणी आपण आले. आपण त्यांचं मोठ्या जल्लोषाने या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. राजनाथजी आप आगे बढ़ो, राजनाथजी आप आगे बढ़ो. जय शिवाजी, जय भवानी. राजेंद्र गावित आप आगे बढ़ो. एक 2च मिनिट या ठिकाणी मी विनंती करते आपल्या मान्यवरांना की छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला आपण माल्यार्पण करावा. आप माल्यार्पण कीजिए. अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ जी. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. माननीय शिंदे साहेबांना मी विनंती करते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तस्वीरेला माल्यार्पण करावं. गावित साहेबांना मी विनंती करते आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तस्वीरीला त्यांनी माल्यार्पण करावं. सर्वांना विनंती करते की आपण बसावं. 2च मिनिटात मी माझं भाषण आटोपते. आप मुझे बताइए कि इस देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? आपको कौन चाहिए? हम पश्चिम से लेकर उत्तर जाते हैं, उत्तर से लेकर पूर्व जाते हैं, पूर्व से लेकर हम दक्षिण पहुंचते हैं. एक नाम बताइए. हम शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से. क्या आपको ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देख सकते हो? नहीं देख सकते. क्या आप शरद पवार जी को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हो? नहीं देख सकते. आज बहुजन जो पार्टी है मायावती की, क्या मायावती जी को आप वहां पर दिल्ली के तख्त पर देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे. आज एक बहुत ही बढ़िया SMS व्हाट्सएप पर मुझे आया है, वो पढ़कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी. ये व्हाट्सएप का SMS जो है वो बड़ा मजाकिया है. उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. आप सुनिए, गौर कीजिए. अति शुद्ध बिन राजकीय संदेश. कुत्ता, सुअर, बंदर, भैंस, भालू, लोमड़ी बिना लड़े जब एक घाट पर पानी पीते हैं तो निश्चय है
कि सामने वाले घाट पर कौन है? शेर है। तो एक ही शेर है, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी। यहाँ आप तीर कमान का बटन दबाइए, वहां कमल खिलेगा दिल्ली में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मॅडम. यानंतर आजच्या या सभेचे प्रमुख वक्ते, भारतीय जनता पार्टीचं कणखर नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री नामदार राजनाथजी सिंग साहेब यांचं या ठिकाणी पालघर लोकसभेचे लोकप्रिय उमेदवार राजेंद्र गावित साहेब यांचं देखील स्वागत करतील पाठक साहेब. यानंतर महायुतीच्या वतीने महायुतीचे सर्व जिल्हाध्यक्ष, जिल्ह्याचे पदाधिकारी पुष्पहार अर्पण घालून या ठिकाणी नामदार राजनाथजी सिंग यांचा पुष्पहार अर्पण करून या ठिकाणी स्वागत करीत आहेत. आवत व्यवस्थित आहे. यानंतर या ठिकाणी उन्होंने 5 साल में एक भी सवाल इस एरिया का मतलब उन्होंने पूछा नहीं है. इसीलिए पूछा नहीं कि उसका जो है, देखो मैं किसी के वैयक्तिक तौर पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ के जो प्रत्याशी जो है पहले सांसद थे, उनका एजुकेशन भी 8th स्टैंडर्ड तक है. इसलिए कभी लोकसभा में कोई सवाल या क्वेश्चन पूछा जाता है तो अंग्रेजी का भी काफी उसमें अंग्रेजी का काफी मतलब 90% उसका मतलब यूज होता है, और हिंदी भाषा जो है उसका 100% उसमें उसका प्रभाव होना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य से वो न होने से ऐसे जो निष्क्रिय जो एमपी थे उनको यदि हम चुन के देंगे तो इस इलाका का जो विकास जो है विकास हम नहीं कर पाएंगे. उनके जो यहाँ के जो प्रत्याशी जो सांसद है उन्होंने पूछा था कि यहाँ के जो आपकी आयु जो है वो कैसी बढ़ी है. IPL लोकसभा हमारा टाक्सो हुआ था, उस टाक्सो में उन्होंने पूछा था आपकी आयु कैसी बढ़ी है. मैंने बोला कि आपको आयु पूछने की नैतिक अधिकार नहीं है. मैंने कभी यहाँ के जैसे आप यहाँ के जो ये हिंदुस्तान के एक विकास के तौर पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को वापस फिर से प्रधानमंत्री बनाना है. इसीलिए 29 तारीख को धनुष्य बाण को मोहर मतलब नरेंद्र मोदी साहब को मोहर, धनुष्य बाण का मोहर मतलब शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब का मोहर. मैं सभी को ऐलान करना चाहता हूं, जिनकी यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जिनकी सत्ता है, जो प्रस्तापित है और हमारे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इसके पहले उन्होंने 2009 और 2014 में सांसद करके चुन के गए थे, लेकिन लोकसभा के सचिव के रिकॉर्ड के तौर पर हमने वहाँ पे इंक्वायरी की. उन्होंने 5 साल में एक भी सवाल इस एरिया का मतलब उन्होंने पूछा नहीं है. इसीलिए पूछा नहीं कि उसका जो है, देखो मैं किसी के वैयक्तिक तौर पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ के जो प्रत्याशी जो है पहले सांसद थे, उनका एजुकेशन भी 8th स्टैंडर्ड तक है. इसलिए कभी लोकसभा में कोई सवाल या
क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्रेजी का भी काफ़ी उसमें इंग्रेजी का काफ़ी मतलब जगह 90% उसका मतलब यूज़ होता है, और हिंदी भाषा जो उसका 100% उसमें उसका प्रभाव होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो न होने से ऐसे जो निष्क्रिय जो एमपी थे उनको यदि हम चुन के देंगे तो इस इलाका का जो विकास जो है विकास हम नहीं कर पाएंगे। उनके जो यहाँ के जो सांसद होने के नाते मैंने काफी काम करने का कोशिश की है, लेकिन जिनकी यहाँ पे सत्ता है उन्होंने ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके महानगर पालिका तक उनकी सत्ता थी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक नागरिक मतलब जो आरोग्य के तौर पर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो उनके लिए हमें जिसको हार्ट अटैक आया तो उसको मुंबई के बिना दूसरा कोई चारा नहीं। यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करना चाहता हूँ यहाँ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। पिछले टाइम पे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे सूतोवाच किया है कि यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल मतलब यहाँ के लोगों के लिए एक मतलब आरोग्य के तौर पर मतलब हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम जरूर मतलब कोशिश करेंगे। यहाँ के जो नागरिकरण काफी बड़े पैमाने पर मतलब फैल रहा है, इसके लिए रेलवे जो सुविधा है रेलवे के लिए, और केंद्रीय मंत्री सुषमा जी स्वराज के अपना मदद से यहाँ पे पहली बार वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे मंजूर हुआ है। नितिन गडकरी साहब ने भी यहाँ पे विरार और पालघर दोनों ज्वाइन करने के लिए 5 किलोमीटर के ब्रिज मतलब जो खाड़ी जो है उसके लिए 5 किलोमीटर मारमबड़पाड़ा और दातीवरी में कम से कम 360 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, वो ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो विकास का एजेंडा लेके पालघर डिस्ट्रिक्ट का एक विकास का एजेंडा लेके हम काम करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी एक संकल्पना लेके इस जिला का, इस वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र का हम विकास करना चाहते हैं। तो आप सोचिए, आप विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं? क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। तो इसलिए हमारी यूपी की सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की सरकार है, केंद्र में हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा प्रधानमंत्री जी है। तो देश में और राज्य में हमारी जिसकी सत्ता है वही इस इलाका का विकास कर सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को ऐलान करना चाहता हूं, 29 तारीख को धनुष्य बाण ये चिन्ह के ऊपर, ये सिंबल के ऊपर आप मोहर लगा के हिंदुस्तान के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को हम वापस प्रधानमंत्री बनाना चाहते, यही आपको विनती करके मेरा 200 मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद गावित साहेब। या ठिकाणी विविध संघटना, विविध पक्ष महायुतीला पाठिंबा जाहीर करीत आहेत। आज या ठिकाणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष हितेश जाधव, प्रहार जनशक्ती, यानंतर शिवसेना नेते नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करतील। पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार राजेंद्र गावितजी यांच्या प्रचार सभेला उपस्थित, खास करून वेळात वेळ काढून या ठिकाणी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने
तमाम महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर उपस्थित आपले लोकप्रिय उमेदवार राजेंद्र गावित, आमदार रवींद्र फाटक, आमदार मनीषाताई कायंदे, अमरजीत मिश्राजी, वसंत चव्हाण, श्रीत चव्हाण, राजन नाईक, व्यासपीठावरील सर्व आरपीआयचे धुळे, व्यासपीठावरील सर्व महायुतीचे पदाधिकारी, समोर बसलेले कार्यकर्ते, बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, येत्या 29 तारखेला ही निवडणूक होते आणि निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. आणि आजच्या आपल्या राजेंद्र गावित यांच्या प्रचाराला खास करून उत्तर प्रदेशमध्ये देखील निवडणुका असताना देखील आपल्या विनंतीला मान देऊन राजनाथ सिंह जी यहाँ आए हैं. मैं आप सभी की तरफ से उनका तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ. राजनाथ जी यांचा आपली जी शिवसेना भाजपा की जी युति हुई थी, बाला साहब जी, अटल जी, और उसमें राजनाथ जी का भी बहुत बड़ा योगदान है. वो भी हमारी 25 साल के युति के शिल्पकार हैं और हमारे मातोश्री में उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है. बाला साहब जी जब भी थे वो भी उनके बारे में कहते थे और आज उद्धव जी भी उनके बारे में एक आदर सम्मान रखते हैं. इसका गवाह मैं खुद हूँ. और आप यहाँ आए हैं, मैं आपको धन्यवाद तो दे चुका हूँ. आप पिछली बार 2014 में कल्याण लोकसभा का चुनाव, वहाँ का प्रत्याशी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उसके प्रचार में भी आप आए थे. वो मेरे सुपुत्र है और उस बार आप वहाँ सभा लिए थे भर दोपहर में और वहाँ पर पिछले 2014 में 2.5 लाख से ज्यादा लीड से श्रीकांत शिंदे विजयी हुए थे. और इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय दिया है. येत्या 29 तारखेला ही निवडणूक होते, आपल्या सगळ्यांना माहिती है. प्रचार शुरू है, सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मतदाता को मिल रहे हैं, उनको उनसे गुजारिश कर रहे हैं हमारे राजेंद्र गावित जी के बारे में. और प्रचार का अंतिम टप्पा, अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं. और हमें सिर्फ राजेंद्र गावित, इनको सिर्फ सांसद बनाना, इतने तक ये चुनाव मर्यादित नहीं है. हमें फिर एक बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी लानी है ना. और इसलिए मजबूत मोदी सरकार, एनडीए की सरकार लाना है तो राजेंद्र गावित इनको विजयी बनाना है. क्योंकि एक एक सांसद की आवश्यकता है, एक एक खासदाराची आवश्यकता आहे. दिल्लीमध्ये मजबूत सरकार आणायचं असेल तर आपल्याला महाराष्ट्रातून 48 पैकी गेल्या वेळेस 42 आले होते, यावेळेस 42 पेक्षा जास्ती खासदार निवडून आले पाहिजे. यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. नहीं होता है वो वाला भेज दो. और इसलिए इस महाराष्ट्र से राजनाथ सिंह बोले हमें ज्यादा से ज्यादा सांसद दिल्ली भेजने की आवश्यकता है. राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री जी खुद बस बहुत हुई, सभा ले रहे, महाराष्ट्र में पूरी तरह सब जगह घूम रहे. नहीं भेज देते. उद्धव ठाकरे जी भी सभी जगह महाराष्ट्र में कई सभाएं ले रहे. माहौल एकदम यहाँ पर शिवसेना भाजपा महायुति का है. फिर भी हमें मेहनत करनी है. यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कि जो हमारा उम्मीदवार है राजेंद्र गावित, एकदम सीधा साधा है, गरीब कार्यकर्ता है, गरीबों का नेता है. और सामने जो
कैंडिडेट है वो कौन है आप जानते हो? पता है आपको? तो जो प्रमुख है उन्होंने कल परसों ही कहा था, हाँ सभी जो उनके स्टेज पे बैठे हुए प्रचार के लोग उनके सामने मीडिया में भी आया है, कई चैनलों ने दिखाया है कि हाँ मैं यहाँ पर काम करता हूँ, गरीबों की जमीन हड़पता हूँ, मैं गुंडा हूँ, और ऐसा उन्होंने कहा है। और मैं जेल में जाने से डरता नहीं, मैं सीबीआई ईडी को डरता नहीं। भुजबल का जो लॉकअप था वहाँ वो खाली हुआ है, मैं वहाँ कभी भी जाने को तैयार है। ये हकीकत है, उन्होंने खुद कहा और सभी चैनलों ने बताया है। क्या ऐसे पार्टी के कैंडिडेट को आप चुनकर भेजने वाले हो जो लोगों की जमीन हड़पता है? कितना रुपया स्क्वायर फीट लेता है? 350 मतलब 300 था, 50 बढ़ गया। 350 मतलब चुनाव आया है इसलिए 50 बढ़ गया है। कितने लोगों की जमीन हड़प चुका है? और अभी गांव वाले डरे हैं। वो पालघर, विक्रमगढ़, जवार, दानू, तलासरी वहां के लोग कहते हैं यहाँ उनकी छब छाया भी हमें नहीं चाहिए, वो पार्सल यही रखो वसई विरार में। क्या आप यहाँ रखना चाहते हो? पानी का कनेक्शन करना है, कितने पैसे लगते? 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, और उनके पार्षदों का लेटर भी लगता है, तब जाके गरीबों को कनेक्शन मिलता है। ये कहाँ की राजनीति है? ये कहाँ की समाज सेवा है? हमारे थाने में, मुंबई में, कल्याण डोंबिवली में, अंबरनाथ में या शिवसेना बीजेपी की सरकार है, वहां पर कोई भी उठकर कहे कि शिवसेना बीजेपी के लोग 1 रुपया भी स्क्वायर फीट के पीछे लेते हैं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब यहाँ 350 वो कोई बताते हैं कि उस टैक्स का क्या कहते हैं, वो बोलते हैं झेड़ टैक्स। उसका नाम है झेड़ टैक्स। ये कौन सा टैक्स है यहाँ पर लगाया है? मैंने पूछा है झेड़ क्या है, तो बोलते हैं झोल झाल टैक्स। अब ये कैसा नया टैक्स है? क्या ऐसे लोगों को चुनकर देंगे आप? यहाँ उत्तर भारत के बहुत से लोग रहते हैं और राजनाथ जी आपको यहाँ इसीलिए संबोधित करने आए हैं कि भूल चूक नहीं होनी चाहिए आपके हाथों से। या और एक भी बात मैं बताऊंगा, जब पिछले कई साल पहले आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने आपके साथ मारपीट की थी, पता है आपको ना? तो जब भी मारपीट की, आपकी गाड़ियां उल्टी पलटी कर दिए, होटल तोड़ दिए, पानी पूरी तोड़ दिया, ये सब किया, तभी शिवसेना बीजेपी आपके साथ खड़ी रही आपकी रक्षा करने के लिए। और अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो एक कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है बहुजन विकास आघाड़ी का, उनको भी मनसे पार्टी ने समर्थन दिया है। क्या ये चलेगा आपको? मतलब बहुजन विकास आघाड़ी को वोट, मतलब मनसे को वोट। क्या जिन्होंने मारपीट आपके साथ की, तो ऐसे लोगों का जो कैंडिडेट को, प्रत्याशी को समर्थन है, ऐसे प्रत्याशी को आप चुनकर दे सकते हो। और इसलिए आपको सोचने की आवश्यकता है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ जो वसई विरार नाला सोपारा में कारपोरेशन के माध्यम से जो लोगों की लूट हो रही है या लूटपाट चल रही है, विकास के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे रास्ते पे है, पानी की किल्लत है, कई समस्या है, कुछ भी नहीं है। और हमें आपको ये बताऊंगा, जब शिवसेना भाजपा के पास जो सरकार है, यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारी कारपोरेशन है, थाना है, मीरा भाईंदर है, मुंबई है, कल्याण डोंबिवली है, वहाँ का विकास देखो, चारों तरफ देखो, मेट्रो है, बड़े बड़े रोड है, पानी है, सब कुछ है। इधर से देखे तो जो लोगों ने सिर्फ
लूटने का काम किया है, ऐसे लोगों को आप क्या लोकसभा में चुनकर भेजने वाले हो? यही आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें राजनाथ जी को सुनना है, लेकिन आपको एक ही बात मैं कहूंगा कि आने वाले 29 तारीख को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम 5 साल हमारा नुकसान होगा। 5 साल ऐसा कोई कैंडिडेट चुनकर आएगा तो यहाँ पर जो शिवसेना भाजपा के माध्यम से हम विकास करना चाहते हैं, केंद्र में कई योजनाएं लाई है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर राज्य सरकार में उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इनके मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, मेट्रो आई है, रास्ते हो गए, फ्लाईओवर हो रहे, पानी की बड़ी योजनाएं हो रहे, किसानों को जो कर्ज माफी का पैसे देना है वो है, बहुत से जो नए योजनाएं यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो आप चाहते हो वो करने के लिए उनको भी मौका देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 29 तारीख को याद रखिए, धनुष बाण याद रखिए और राजेंद्र गावित जी को भारी मतों से विजयी बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूत करने की आवश्यकता है। राजेंद्र गावित, इनको वोट, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट, धनुष बाण को वोट, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि राजेंद्र गावित यही अपना सही कैंडिडेट है, धनुष बाण उनकी निशानी है। 29 तारीख तक आप सब काम अपने बाजू पर रखकर, एक ही आपका लक्ष्य है कि यहाँ पर 29 तारीख का ये चुनाव है, ये देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए, हमारे सीमाओं की रक्षा के लिए, और इस हमारे जो भारतीय सैनिक है उनका जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाने के लिए एक बार मोदी जी की सरकार लाई है। और यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद एकनाथ शिंदे साहब। काशी की नगरी से आए हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का मैं इस राजा सुपारा की नगरी नाला सुपारा में स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं, कृपया आप यहां पर बैठे हुए ये मिनी उत्तर प्रदेश नाला सुपारा है, यहां आप संबोधित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र सरकार के PWD और हेल्थ मिनिस्टर श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजेंद्र गावित साहब, शिवसेना संपर्क प्रमुख पालघर लोकसभा, आमदार श्री रविंद्र फाटक साहब और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री अमरजीत जी मिश्र, श्री बसंत चौहान साहब, शिवसेना पालघर जिला प्रमुख, श्री शिरीष चौहान, शिवसेना पालघर माजी जिला प्रमुख, डॉक्टर मनीषा कायंदे विधायक, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया और बहुत लंबी चौड़ी फूलों की हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया। पहली बार आया, फिर भी आप लोगों ने स्वागत किया। यहां नहीं आए थे, दूसरी जगह आए थे, यहीं आए थे, दूसरी जगह, इस स्थान पर पहली बार है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, यदि मैं आया हूं तो राजेंद्र गावित जी के लिए आया। राजेंद्र गावित को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, लेकिन पहली बार राजेंद्र गावित को बोलते हुए मैंने सुना है। और जब राजेंद्र गावित बोल रहे थे तो नख से लेकर शिख तक
मैं राजेंद्र गावित को देख रहा था। बहनों भाइयों, हमारा जो जीवन का राजनीतिक अनुभव है, व्यक्तियों के बारे में जो हमारी पहचान है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका प्रत्याशी 15-20 कैरेट का नहीं बल्कि 24 कैरेट का आपका प्रत्याशी। और यह भी जानते हैं आप कि देश में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ और ज्यों ही रुझान से लगने लगा कि एनडीए आगे बढ़ रही है, 2/3 बहुमत हासिल करने की संभावना है, तो उसी समय आपने देखा होगा सारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में इकट्ठी हो गई और सबने यह कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है। बहनों भाइयों, मतदान होने के पहले ईवीएम ठीक थी, लेकिन मतदान होने के बाद और यह रुझान मिलने के बाद कि एनडीए तेजी से आगे बढ़ रही है, ईवीएम गड़बड़ हो गई। बात समझ में नहीं आती, जबकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है ईवीएम में कभी तकनीकी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि ईवीएम काम करना बंद कर दे किसी खराबी के कारण, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सारे वेरिफिकेशन के बाद यह बात कही। लेकिन यह आरोप लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय दिसंबर में आपने 3 राज्यों में विजय हासिल की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तब ईवीएम ठीक थी, और जब एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है तो ईवीएम गड़बड़। बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियां ये हताश हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति, इसे गठबंधन कहते हैं। अच्छा है कि आप लोग इसे युति कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई है, बहनों भाइयों, शायद बीच में थोड़ा बहुत कभी ना इत्तेफाकी पैदा हो गई, नहीं तो लगातार ये हमारी युति चल रही है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा शिवसेना की युति आगे भी चलती रहे। कारण यह है कि भारत की राजनीति की 2 राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं हैं। राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं हैं, और उन 2 धाराओं का संगम यदि भारत की किसी धरती पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। इसलिए हमारी इस युति को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और इसी युति के प्रत्याशी हैं राजन जी गावित। एनसीपी और कांग्रेस अलायंस को यह लगने लगा कि अब हमारी हालत काफी पतली हो चुकी है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं एनसीपी के नेता आदरणीय शरद पवार साहब को। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने हवा के रुख को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले ही एनसीपी और कांग्रेस मिलकर। और एनसीपी कांग्रेस की क्या हालत है, यह मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर आप लोगों से इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने मिलजुल कर 2014 से लगातार 4.5-5 वर्षों तक सरकार चलाई। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से 5 वर्षों तक सरकार चलाई है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आप में से आपके परिवार का यदि कोई सदस्य दुनिया के यदि दूसरे देशों में गया होगा, उससे पूछिएगा, 5 साल पहले भी गया होगा और अब गया होगा, भारत के बारे में दुनिया के लोगों का नजरिया बदल चुका है। इतना ही नहीं, जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि 4.5 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वो जंप लेकर आज 6वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं,
आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। यकीन रखना, कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ ही महीनों के बाद आपका यह भारत जो दुनिया के टॉप के 10 देशों में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, कुछ ही महीनों के बाद वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और आज पढ़े लिखे आप सब सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि नौजवान भी यहां पर मौजूद हैं। नोट कर लेना मेरी इस बात को, वह दिन दूर नहीं है। 2025 आते आते तो $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था इस देश की हो जाएगी। लेकिन 2030-2031 आते आते जो दुनिया के 3 धनवान और ताकतवर देश माने जाते हैं, रूस, चीन और अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत 2030-2031 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इसी तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। भारत के बारे में मेरे बहनों भाइयों पहले यह धारणा हुआ करती थी, भारत बहुत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। यह धारणा अब धारणा बदल चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है विश्व में यदि किसी देश की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय है दुनिया में, तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। सवाल यह उठता है, कोई हमसे सवाल कर सकता है, यह बतलाइए कौन सा करिश्मा कर दिया नरेंद्र भाई ने, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ गई है। बहनों भाइयों, अंतर है स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ फंक्शनिंग, काम करने का तरीका, काम करने की शैली। मैं सारे उदाहरण देना प्रारंभ करूंगा, 2-3 घंटे का समय लगेगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। केवल मैं 2-3-4 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने थे वो 25 लाख बने, लेकिन 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते हमारी सरकार ने जो आवास बनाए हैं बहनों भाइयों, 1,30,00,000 आवास बनाकर लोगों को आवंटित करने के काम कर रहे हैं। यह काम करने का तरीका है, यह काम करने की शैली है। इतना ही नहीं, मैं स्वयं अचंभित था कि जब हमने देखा कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही 100% परिवारों के बैंक अकाउंट बैंकों में खुल गए। 1947 से लेकर 2014 तक केवल 50% परिवारों के खाते बैंकों में खुले थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही नरेंद्र भाई ने वह करिश्मा कर दिया कि 100% परिवार। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कैसे किया? विश्व के किसी भी देश में बहनों भाइयों यह मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि इतनी जल्दी 34 करोड़ परिवारों के अकाउंट खुल जाए। और यह करिश्मा जी दुनिया की धरती पर किसी देश में हुआ है तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती पर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। स्वच्छता का दायरा 1947 से लेकर 2014 तक जो 40% था, आज बढ़कर वह 90% से अधिक हो गया। यह काम करने की शैली है। नेशनल हाईवे के बारे में बतलाना चाहता हूं। आप ही के यहां के मिनिस्टर हैं हमारे मित्र नितिन गडकरी, जिम्मेदारी संभालते हैं उस भूतल परिवहन मंत्रालय की। कांग्रेस के समय नेशनल हाईवे 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अधिकतम बनी है तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनी है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, इसलिए हमारा भारत देश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कई कामों की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपका लंबा समय जाया नहीं करना चाहता। एक बात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं इनमें से जरूर कुछ माताएं बहनें ऐसी होंगी अथवा कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनको कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निश्चित रूप से गैस सिलेंडर मिला हो। मैं दावे के साथ यदि मिला है, कुछ लोगों को मिला है जरा कुछ हाथ उठाइए, जिनको न मिला हो भी मत उठाइए, जिनको मिला हो जरा हाथ उठाइए। मिला है वो वैसा मैंने कभी नहीं किया है। ना मेरे ऊपर
एक भी एनसी नहीं है। लेकिन मैंने उनको पूछा कि आपके ऊपर टाड़ा से लेके 100 के ऊपर आपके ऊपर केसेस है। आप जैसे जमीन मतलब लूटने का कोशिश करते, वहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड हो, फॉरेस्ट की लैंड हो, यहाँ के आगरी और कुंडी समाज के प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उन्हें पे यहाँ पे अनधिकृत तौर पर आप बांधकाम जो है मतलब बांधकाम निर्माण कर रहे हैं। वैसा मैंने कभी वैसा जमीन लूटने का मतलब धंधा नहीं किया, काम नहीं किया ऐसा। तो भाई और बहनों, 7 महीने के पहले सिर्फ मुझे 7 महीना ही मुझे बीजेपी का सांसद होने के नाते मैंने काफ़ी काम करने का कोशिश किया है। लेकिन जिनकी यहाँ पे सत्ता है, उन्होंने ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके महानगर पालिका तक उनकी सत्ता थी। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक नागरिक मतलब जो आरोग्य के तौर पर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो उनके लिए हमें किसको हार्ट अटैक आया तो उसको मुंबई के बिना दूसरा कोई चारा नहीं। यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, यहाँ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। पिछले टाइम पे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे सूतोवाच किया है कि यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल मतलब यहाँ के लोगों के लिए एक मतलब आरोग्य के तौर पर मतलब हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम जरूर मतलब कोशिश करेंगे। यहाँ के जो नागरिकरण काफ़ी बड़े पैमाने पर मतलब फैल रहा है, इसके लिए रेलवे जो सुविधा है रेलवे के लिए, और केंद्रीय मंत्री सुषमा जी स्वराज के अपना मदद से यहाँ पे पहली बार वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे मंजूर हुआ है। नितिन गडकरी साहब ने भी यहाँ पे विरार और पालघर दोनों ज्वाइन करने के लिए 5 किलोमीटर के ब्रिज मतलब जो खाड़ी जो है उसके लिए 5 किलोमीटर मारमबड़पाड़ा और दातीवरी में कम से कम 360 करोड़। शिवसेना पालघर जिला प्रमुख श्री शिरीष चौहान, शिवसेना पालघर माजी जिला प्रमुख डॉक्टर मनीषा कायंदे विधायक, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है और बहुत लंबी चौड़ी फूलों की हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया। पहली बार आए, फिर भी आप लोगों ने स्वागत किया। यहां नहीं आए थे, दूसरी जगह यहीं आए थे, दूसरी जगह इस स्थान पर पहली बार। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, यदि मैं आया हूं तो राजेंद्र गावित जी के लिए आया। राजेंद्र गावित को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, लेकिन पहली बार राजेंद्र गावित को बोलते हुए मैंने सुना है। और जब राजेंद्र गावित बोल रहे थे तो नक से लेकर शिख तक मैं राजेंद्र गावित को देख रहा था। बहनों भाइयों, हमारा जो जीवन का राजनीतिक अनुभव है, व्यक्तियों के बारे में जो हमारी पहचान है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका प्रत्याशी 15-20 कैरेट का नहीं बल्कि 24 कैरेट का आपका प्रत्याशी। और यह भी जानते हैं आप कि देश में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ और ज्यों ही रुझान से यह लगने लगा कि एनडीए आगे बढ़ रही है, 2/3 बहुमत हासिल करने की संभावना है, तो उसी समय आपने देखा होगा सारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में इकट्ठी हुई
और सबने यह कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है। बहनों भाइयों, मतदान होने के पहले ईवीएम ठीक थी, लेकिन मतदान होने के बाद और यह रुझान मिलने के बाद कि एनडीए तेजी से आगे बढ़ रही है, ईवीएम गड़बड़ है। बात समझ में नहीं आती, जबकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है ईवीएम में कभी तकनीकी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि ईवीएम काम करना बंद कर दे किसी खराबी के कारण, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सारे वेरिफिकेशन के बाद यह बात कही। लेकिन यह आरोप लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय दिसंबर में आपने 3 राज्यों में विजय हासिल की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तब ईवीएम ठीक थी, और जब एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है तो ईवीएम गड़बड़। बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियां ये हताश हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति, इसे गठबंधन कहते हैं। अच्छा है कि आप लोग इसे युति कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई है बहनों भाइयों, शायद बीच में थोड़ा बहुत कभी ना इत्तेफाकी पैदा हो गई, नहीं तो लगातार यह हमारी युति चल रही है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा शिवसेना की युति आगे भी चलती रहे। कारण यह है कि भारत की राजनीति की दो राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं हैं। राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं हैं, और उन 2 धाराओं का संगम यदि भारत की किसी धरती पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। इसलिए हमारी इस युति को दुनिया की कोई तोड़ नहीं सकती। 12 करोड़ गैस कनेक्शन पिछली सरकारों के कार्यकाल में मिला, लेकिन 4.5 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने 13 करोड़ गैस कनेक्शन देने में कामयाबी हासिल की है। यह है काम करने का तरीका, यह है शैली। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में ही देखा होगा, उनका चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको गरीबी हटानी है, गरीबी से संघर्ष करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं बेहद इज्जत करता हूं उनकी। उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी, उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ देश बचाओ। राजीव गांधी जी भी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही थी। अब राहुल गांधी आ गए, वो भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। बहनों भाइयों, गरीबी हटी नहीं, गरीबों को और गरीबी को बराबर इन लोगों ने अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया है। हर चुनाव तक गरीबी कैसे हटती है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, झूठ बोल कर गए, गुमराह करके गए। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, आवश्यक हुआ तो मैं खेद भी व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। इसलिए अमेरिका का माना जाता थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, उसने कहा अपनी रिपोर्ट में कि 2016 में जब मैंने भारत में अपने थिंक टैंक के माध्यम से एक सर्वे किया तो उस समय 12.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे थे। लेकिन हम लोग आश्चर्यचकित रहे, ये थिंक टैंक के लोग कह रहे हैं, हम लोग आश्चर्यचकित रहे जब 2019 में हम लोग सर्वे करने गए तो 7.5 करोड़ लोग गंभीर गरीबी के संकट से बाहर हो चुके थे, और भारत में गंभीर गरीबी के संकट से गुजरने वालों की संख्या केवल 5 करोड़ बची है बहनों भाइयों। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, अमेरिका के माने जाने थिंक टैंक के ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का। गरीबी कैसे दूर की जाती है, यह कला यदि किसी को सीखनी तो हमारी सरकार से सीखनी चाहिए। जिन लोगों ने गरीबी का ग तक न वो गरीबी दूर की। मुझे याद है 26 मई को जब हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था,
शपथ लेने के बाद हम और प्रधानमंत्री की दोनों राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ प्रेस के दोस्त थे, उन लोगों ने कहा था आप कुछ तो बोल दीजिए, एक सेंटेंस बोल दीजिए। तो मैंने भी प्रधानमंत्री जी को कहा कुछ एक सेंटेंस बोल दीजिए, प्रेस के लोग हैं। तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा मैं अपनी पूरी सरकार को ही भारत के गरीबों को समर्पित करता हूं। बहनों भाई, यह है दिल की धड़कन, यह है दिल की आवाज। इसलिए इस स्तर पर भी हमको कामयाबी मिल रही है। और मैं यकीनन कहना चाहता हूं, यदि ऐसे ही हमारी सरकार चलती रही और भारत की जनता का आशीर्वाद रहा मेरे बहनों भाई, तो 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को कोई मजबूर नहीं रह जाएगा। ऐसे हालात पैदा करने की हम लोग। इतना ही नहीं, भारत तो धनवान भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत हमारा केवल धनवान भारत ही नहीं बन रहा है, हमारा भारत बलवान भारत भी बन रहा है, ताकतवर भारत भी बन रहा है। बहनों भाइयों, पहले लोगों की यह धारणा थी कि भारत कमजोर देश है। धारणा सारी दुनिया में बदल गई है। आपने देखा भी, चाहे उरी का मामला रहा हो, हमारे जांबाज सेना के जवानों ने कैसा करिश्मा किया, पाकिस्तान की धरती पर जाकर बदला लेने में कामयाबी हासिल की। कश्मीर के पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर फिदाइन हमला करके 42 हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवानों को मार डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों की बैठक बुलाकर बहनों भाई चटपट फैसला किया। और उसके बाद आपने देखा हमारे एयरफोर्स के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। अब हमारे कांग्रेस के लोग ये पूछते हैं, यह बतलाइए कितनों को मारा? बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बहादुर सेना के जवानों को वहां आतंकियों को मारने के बाद खड़े होकर वहां काउंट करना चाहिए था? 1 2 3 4। मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, जो वीर होता है, बहादुर होता है, वो लाशें नहीं गिना करता है। जो गिद्ध होता है वही लाशें गिना करता है। बहनों भाइयों, बहादुर लाशें नहीं। और भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो भी ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस इनपुट, सामान्य इंटेलिजेंस इनपुट में, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है, पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ है, कहीं भी चूक नहीं हुई है। सक्सेसफुल हमारा वो काउंटर ऑपरेशन। लेकिन अब पूछेंगे कि बतलाओ कितने लोग मारे गए? अरे 1 2 4 होती तो बतला भी देते, इतने सारे हैं तो कैसे बतला देते? है ना भाइयों, हमारे सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जो करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया है, उनके अभिनंदन में यहां से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, एक बार हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए मेरे बहनों भाई। दृश्य कोई देख ले, यहां से लेकर ऊपर खड़े हैं सारे लोगों के देश के प्रति क्या स्वाभिमान के भाव है, कैसा गौरव। अब ये कहते हैं साहब ये बताइए, मान लिया कि सेना के जवानों ने मारा, लेकिन इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को क्यों जाना चाहिए? उनकी जय जयकार आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने पूछा 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। तो उस समय हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित। यह था मन का बड़ा देश का सवाल था। और बहनों भाइयों, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया कि हम लोग राजनीति करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों से, और उनके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगा। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 1971 में धूल चटाई थी, 2 टुकड़े कर दिए थे, सारे हिंदुस्तान में उनका जय जयकार हो रहा था, तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने यदि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो नरेंद्र भाई मोदी का जय जयकार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। बहनों भाई, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और यकीन रखना मेरे बहनों, यह सरकार कमजोर सरकार नहीं है। एक बार ऐसे ही सितंबर, अक्टूबर या नवंबर का कोई महीना रहा होगा 2014 का, मैं रात को दिन भर काम करने के बाद बिस्तर पर लेटे हुए आराम से टेलीविजन देख रहा था। यह खबर आई टेलीविजन पर, पाकिस्तान ने गोली चलाकर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 5 जवानों को मार डाला। मैंने तुरंत टेलीफोन करके पूछा डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कि मैं खबर देख रहा हूं टेलीविजन पर, क्या है? उन्होंने कहा सर सॉरी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है, पाकिस्तान ने गोली चलाई है, 5 हमारे बहादुर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे गए। मैंने कहा कि हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा साहब, हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या है? उन्होंने कहा साहब, पहले से आदेश चला रहा है कि पाकिस्तान यदि गोली चलाए तो पहले सफेद झंडा दिखाओ, व्हाइट फ्लैग, यह संदेश देने के लिए। है पाकिस्तान, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं, मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो मैंने कहा 16 बार व्हाइट फ्लैग दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा साहब अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने डायरेक्टर जनरल मिस्टर पाठक से पूछा कि आगे क्या सोचा है? तो उन्होंने कहा साहब सोचा है कि 17वीं बार एक बार और व्हाइट फ्लैग दिखाए, और उसके बाद यदि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देता है तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। बहनों भाइयों, थोड़ा सा मेरा भी मिजाज नरम गरम हो गया। और वहीं कहा टेलीफोन पर मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक तो पाकिस्तान को 17वीं बार सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए, और आगे तक के लिए आदेश है कि पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक गोली भी यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर बहनों भाइयों, देश ऐसे नहीं चलता, देश ऐसे नहीं चलता। और याद रखना मेरे बहनों भाइयों, यकीन दिलाकर जाना चाहता, हमारी नीति साफ है। भारत ने आज तक न तो दुनिया किसी देश पर आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच भी जमीन पर कभी कब्जा किया है। हमारी नीति कभी विस्तारवादी नहीं रही, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं रहे। यह तो देश ऐसा है, यह देश के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। हम लोग कभी विस्तारवादी नहीं, हम लोग किसी के ऊपर कब्जा नहीं करते। आपने देखा होगा पुलवामा के कांड के बाद हमारे वाइस एयरफोर्स के जवानों ने जो आतंकवादी ठिकाने का सफाया किया, पूरी सावधानी हम लोगों ने बरती कि पाकिस्तान का एक भी निर्दोष नागरिक न माना जाए, और यह भी हम लोगों ने सावधानी बरती। पाकिस्तान की संप्रभुता, सॉवरेंटी, उस पर भी कोई आक्रमण हमला नहीं होना चाहिए, इस सीमा तक सावधानी बरतकर हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादी ठिकाने का सफाया। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत। हमने पड़ोसी है, कितना भी बड़ा गड़बड़, लेकिन हमने पड़ोसी माना, पड़ोसी धर्म का हमने पालन किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे पड़ोसी को बदलना होगा, पड़ोसी को बदलना होगा। मैं पूरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यकीन रखना बदलेगा, बदलना होगा। देश ऐसे नहीं चलेगा,
हमारी नीति साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे, लेकिन जो हमको छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी नीति साफ। और आपने देखा कि इधर तो हम लोगों ने आकाशीय क्षमता, स्पेस पावर, यह भी हासिल कर लिया। भारत में अभी तक 3 देश थे स्पेस पावर माने जाते थे, जिनके पास आकाशीय क्षमता थी, आकाश में किसी चीज को मार गिराने की क्षमता उनके पास थी, रूस, चीन और अमेरिका। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने भी 2007 में एक क्षमता हासिल कर ली थी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल हम बना सकते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उनसे कहा, डॉक्टर साहब, हम लोगों के अंदर वह क्षमता है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल हम बना सकते हैं, हमको इजाजत मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भले आदमी, सीधे साधे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा, भाई काहे को मुसीबत मोल लेते हो, रूस, चीन, अमेरिका इससे नाराज है, उनको लगा होगा ये। उन्होंने शायद उनको परमिशन नहीं, लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बन गई और हमारे वैज्ञानिक के हमारे प्रधानमंत्री से मिले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे वैज्ञानिकों गो है, जाओ और एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार करो। और बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार कर दी। अब आप कहेंगे कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल की क्या ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। यह हमारी अर्थ है ना, तो पृथ्वी है, अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स चलती रहती है, वहां से जो सिग्नल्स आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी, हवाई जहाजों की चलने की, ट्रेनों की चलने की, इंटरनेट, बहुत सारी एक्टिविटी, सिग्नल्स जो वहां से आते हैं उन्हीं के माध्यम से यहां रेगुलेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ऐसा होता है। लेकिन दुनिया का कोई देश यदि किसी देश की अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट को तोड़ दे, थोड़े समय के लिए उस देश की सारी व्यवस्था ठप पड़। और यह ताकत दुनिया में केवल 3 देशों के पास थी, रूस, चीन और अमेरिका। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री के आदेश पर हमारे वैज्ञानिकों ने भी अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार कर ली। यदि दुनिया का कोई देश अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर हमारे सैटेलाइट को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके लॉन्च होने के 3 मिनट के अंदर ही हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल उसे खंड खंड करके मार गिराएगा। बहनों भाइयों, यह ताकत भारत के अंदर, यह ताकत भारत के अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, दुनिया का ताकतवर देश हो गया है। बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं, देश के लिए मैं समर्थन मांगने आया, देश को बनाने की, देश का मस्तक ऊंचा करने की दर्पण है, इसलिए वोट मांगने आया। केवल राजेंद्र गावित जी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश का। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मन बना लिया होगा। मन बना लिया है तो ताली बजा दीजिए। वहां के लोगों से, वहां के लोग जो करेंगे, आप ऊपर हाथ ऊपर करके बजाइए, तब मैं मान लो। वेरी गुड। और आप लोगों से यह भी अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं इस देश में, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जिनका संगम स्थली है महाराष्ट्र। आप सभी मिलकर आपस में कटुता मत पैदा होने देना। बहने भाइयों, इतने लंबे अरसे से यदि यह दोस्ती चली आ रही है, इस दोस्ती में किसी भी सूरत में कोई खोट नहीं लगनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। यह आप सबके जिम्मेदारी है। बढ़िए पूरी ताकत के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमको देश बनाना है। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं। इसलिए मैं आपको मंच तक कैसे जाता है। और मैं कहूंगा, राजेंद्र जी बहुत सज्जन आदमी है, न्याय शरीफ आदमी,
राजन जी, अब इन लोगों को मन बना दिया, आप तो जीतने जा रहे हैं, इन्होंने तो संकेत दे दिया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 6 महीना साल भर में कभी भी मैं मुंबई आऊं, एक बार फिर से इन लोगों से मिलवा दीजिएगा। और बहनों भाइयों, यदि मैं दोबारा यदि मैं आऊंगा तो राजेंद्र गावित का स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, खुद भी फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा। यदि आऊंगा तो एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए आऊंगा। इसलिए और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी से डरना मत डरवाइए। आतंक और आतंकवादियों के दुश्मन हैं हम लोग, दुश्मन। याद रखना, ये कई वाक्य में कहता हूं, ऐसी वैसी सरकार नहीं है। आपका समर्थन, आपका विश्वास चाहिए। आगे बढ़िए, आपकी सरकार बनने जा रही है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि एनडीए को 3/4 मेजॉरिटी हासिल हो जाए। बहनों भाइयों, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप 1 मिनट के लिए खड़ा जाइए। राष्ट्रीय गानों का कृपया खड़े जाइए सब लोग। राष्ट्रीय गान शुरू करें। आजच्या या जाहीर सभेसाठी उपस्थित सर्व मान्यवर, या सभेसाठी उपस्थित असलेले महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।